नमस्कार। आज की ज्योग्राफी एनसीईआरटी की क्लास में कक्षा 11 की एनसीईआरटी के 16वें अध्याय का अध्ययन करेंगे और ये आपकी इस भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत नाम की एनसीईआरटी का आखिरी अध्याय है। और इस अध्याय में जैव विविधता एवं जैव विविधता के संरक्षण के बारे में जानकारी दी गई है। पहले समझ लेते हैं कि जैव विविधता होता क्या है। जैव विविधता और पर्यावरण इत्यादि के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लासेस में भी कुछ जानकारी प्राप्त की थी। जैव विविधता दो शब्दों के मेल से बना है, बायो और डाइवर्सिटी। दो शब्द हैं इसमें। अगर इसके हिंदी में भी अगर जाएं तो जैव प्लस विविधता, जैव प्लस विविधता, इसमें भी दो शब्द हैं। और अगर इंग्लिश में जाएं तो इसमें भी दो शब्द हैं, बायो प्लस डाइवर्सिटी। दोनों का सामान्य सा अर्थ ये है, चाहे बायोडाइवर्सिटी को समझ लें चाहे जैव विविधता का, कि जैव विविधता का सामान्य सा अर्थ है जीवों की विविधता। और जीवों की विविधता के अंतर्गत केवल जैव वर्ग की या जीव जगत की विविधता ही नहीं, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, सूक्ष्म जीवों की विविधता को भी शामिल किया जाता है। तो जैव विविधता का मतलब हो गया वनस्पति जगत में विविधता और जीव जंतुओं में विविधता और सूक्ष्म जीवों की विविधता। जैव विविधता दो शब्दों के मेल से बना है, बायो, बायो का अर्थ है जीव तथा डाइवर्सिटी का अर्थ है विविधता। साधारण शब्दों में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता सजीव संपदा है। तो कहने का मतलब है कि जैव विविधता का सामान्य सा अर्थ है सजीवों की विविधता। और सजीवों की विविधता में वनस्पति जगत की विविधता, पादप जगत की विविधता, जंतु जगत की विविधता, जीव जगत की विविधता या सूक्ष्म जीवों की विविधता भी शामिल होती है। अपक्षय प्रवार, वेदरिंग मेंटल वनस्पति विविधता का आधार है, अतः इसे जैव विविधता का आधार माना गया है। आप लोगों ने अपने इस भौतिक भूगोल की एनसीईआरटी को पढ़ते हुए जो छठा अध्याय पढ़ा था उसमें आप लोगों ने अपक्षय या वेदरिंग से संबंधित जानकारी प्राप्त की थी। तो उस समय आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जिस क्षेत्र में तापमान और वर्षा अधिक होती है उस क्षेत्रों में जो अपक्षय होता है वह अधिक गहराई तक होता है। तो अगर जिस क्षेत्र में तापमान अधिक है, वर्षा या आर्द्रता की मात्रा अधिक है, उस क्षेत्र में अपक्षय अधिक गहराई तक होता है। तो वहाँ पर जो वेदरिंग मेंटल होता है, अपक्षयी प्रवाह होता है, वह अधिक गहराई तक होता है। अपक्षय अधिक गहराई तक चट्टानों को विखंडित करके उसे छोटे छोटे खंडों में विखंडित करता है। तो जिस क्षेत्र में तापमान अधिक और जिस क्षेत्र में वर्षा अधिक, उस क्षेत्र में अपक्षय अधिक। और जिस क्षेत्र में अपक्षय अधिक होता है उस क्षेत्र में वनस्पतियों की विविधता अधिक होती है। और वनस्पतियों की विविधता विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की विविधता का पोषण करती है। जिस क्षेत्र में वनस्पतियों की विविधता अधिक पाई जाएगी उसी क्षेत्र में जीव जंतुओं की विविधता भी अधिक पाई जाएगी। तो यहाँ पर सामान्य सी बात निकल कर ये आती है कि जिस क्षेत्र में तापमान और वर्षा की अधिकता होती है उस क्षेत्र में वेदरिंग मेंटल अधिक गहराई तक होता है या अपक्षयी प्रभार अधिक गहराई तक होता है। अपक्षय चट्टानों को अधिक गहराई तक और विस्तृत पैमाने पर प्रभावित करता है। अपक्षय की क्रिया अधिक विस्तृत होती है। और जिस क्षेत्र में अपक्षय की प्रक्रिया अधिक विस्तृत होती है उस क्षेत्र में वनस्पति की विविधता अधिक होती है। और जिस क्षेत्र में वनस्पति की विविधता अधिक होती है वहाँ पर जीव जगत या जंतु जगत की विविधता भी अधिक होती है। तो जहाँ तापमान और वर्षा अधिक होगा उस क्षेत्र में जीव विविधता या जैव विविधता अधिक होगी। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के क्षेत्र में सबसे अधिक विविधता पाई जाती है। उसका कारण क्या है कि उस क्षेत्र में वेदरिंग ज़्यादा होती है, अपक्षय ज़्यादा होता है क्योंकि तापमान भी अधिक होता है, वर्षा भी अधिक होती है। तो इस वजह से उस क्षेत्र में वनस्पति अधिक होती है।
वहाँ पर घने उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र में। तो वहाँ वनस्पति अधिक, इसीलिए वहाँ पर जीवों की भी विविधता अधिक होती है। अतः इसे जैव विविधता का आधार माना गया है, अपक्षय प्रभार या बेदरिंग मेंटल को, क्योंकि बेदरिंग मेंटल से वनस्पति निर्धारित होती है और वनस्पति से जीवों की विविधता निर्धारित होती है। सौर ऊर्जा और जल ही अपक्षय में विविधता और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न जैव विविधता का मुख्य कारण है। जिस क्षेत्र में सौर्य ताप अधिक प्राप्त होगा या जहाँ पर तापमान अधिक रहेगा और जहाँ पर वर्षा अधिक होगी, वहाँ पर जैव विविधता अधिक होगी, वनस्पति जगत की भी और जंतु जगत की भी। और जिस क्षेत्र में तापमान कम होगा और जिस क्षेत्र में वर्षा या आर्द्रता कम होगी, उस क्षेत्र में जैव विविधता कम होगी। वर्षा और तापमान के साथ जैव विविधता बढ़ती जाती है और वर्षा और तापमान जैसे जैसे कम होते चले जाते हैं, वैसे वैसे जैव विविधता भी कम होती चली जाती है। यही कारण है कि जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो तापमान भी कम होता चला जाता है और वर्षा भी कम होती चली जाती है। इसीलिए विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः जैव विविधता कम होती चली जाती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे क्षेत्र जहां ऊर्जा व जल की उपलब्धि अधिक है, वहीं जैव विविधता भी व्यापक स्तर पर है या अधिक है। यही बात मैं आप लोगों को समझा रहा था कि विषुवत रेखा के क्षेत्र में तापमान अधिक, वर्षा अधिक, इसीलिए उस क्षेत्र में जैव विविधता अधिक होती है। पृथ्वी पर जैव विविधता एक जैसी नहीं है। अब आप लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ते हुए बहुत कुछ पढ़ लिया है और आप लोगों ने समझ लिया है कि किसी क्षेत्र में स्थलीय भाग हैं, कहीं पर महासागरीय भाग हैं, कहीं तापमान अधिक, कहीं तापमान कम है, कहीं मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, कहीं पर्वतीय क्षेत्र हैं, कहीं तापमान पर्वतीय क्षेत्रों के चलते कम है, कहीं पर ज़्यादा है। ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो आप लोगों ने स्थलाकृतिक विविधता को बहुत अच्छे से समझ लिया है, जलवायविक विविधता को बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो इन सब कारणों के परिणाम स्वरूप ही पूरी पृथ्वी पर जैव विविधता भी एक जैसी नहीं है, बल्कि जैव विविधता का स्तर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग है। पृथ्वी पर जैव विविधता एक जैसी नहीं है। जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में अधिक होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ बढ़ते हैं, प्रजातियों की विविधता तो कम होती जाती है, लेकिन जीवधारियों की संख्या अधिक होती जाती है। प्रजातियों की विविधता तो कम होती जाती है, यही बात कहना चाह रहा है कि जैव विविधता तो कम होती जाती है, लेकिन एक वर्ग के जीवों की संख्या कुछ बढ़ सकती है। ये बात समझाना चाह रहा है। अगली जानकारी दी है जैव विविधता के प्रकार कितने होते हैं। जैव विविधता मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। आनुवांशिक जैव विविधता, दूसरी है प्रजातीय जैव विविधता और तीसरी है पारितंत्रीय जैव विविधता या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इनको भी समझ लीजिए। आनुवांशिक जैव विविधता जो होती है वह एक ही वर्ग के जीवों में आनुवांशिक सामग्री में अंतर के कारण होती है, या कहना चाहिए कि डीएनए में अंतर के कारण होती है। आनुवांशिक जो जैव विविधता है उसका उदाहरण है जैसे मुझ में और आप में जो अंतर है, मुझ में और मनुष्य वर्ग के किसी अन्य मनुष्य में जो अंतर है, मुझ में और अमिताभ बच्चन में जो अंतर है, मुझ में और महेंद्र सिंह धोनी में जो अंतर है, ये कही जाएगी आनुवांशिक विविधता। एक ही प्रजाति के जीवों में जो विविधता होती है उसे कहा जाता है आनुवांशिक विविधता। और ये जो विविधता होती है रंग, रूप, लंबाई, मोटाई, चौड़ाई या अन्य जो शारीरिक विविधताएं होती हैं, आवाज़ की विविधता, ये सारी जो विविधताएं होती हैं ये एक ही प्रजाति के अंतर्गत जेनेटिकल मटेरियल या डीएनए में अंतर के कारण होती हैं। तो एक ही प्रजाति के जीवों के बीच में पाई जाने वाली जो विविधता होती है उसे आनुवांशिक विविधता कहा जाता है। दूसरी है प्रजातीय विविधता। प्रजातीय विविधता का मतलब है कि एक प्रजाति और दूसरी प्रजाति के बीच में जो अंतर होता है उसे प्रजाति विविधता कहते हैं। जैसे मनुष्य के बीच और कुत्ते के बीच में जो अंतर है, कुत्ता एक अलग प्रजाति का सदस्य है, मनुष्य अलग प्रजाति का सदस्य है। या फिर
हाथी अलग प्रजाति का सदस्य है, बंदर एक अलग प्रजाति का सदस्य है। तो विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों के बीच में जो विविधता होती है उसे प्रजाति विविधता कहते हैं या स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। पेड़ों के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। आम का पेड़ अलग है या अलग प्रजाति का है, सेब का पेड़ अलग प्रजाति का है, तो वनस्पतियों में भी प्रजातिगत विविधता होती है। पारितंत्रीय जैव विविधता क्या होता है? पारितंत्रीय जैव विविधता का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक विशाल क्षेत्र है और विशाल क्षेत्र में किसी ऐसा कोई क्षेत्र है जहां पर एक खेत भी है, खेत के किनारे एक आम का बाग भी है और उस खेत के किनारे एक तालाब भी है। आप इमेजिन करिए पारितंत्रीय विविधता को समझने के लिए कि मान लीजिए ऐसा कोई क्षेत्र है जहां पर एक तो ये खेत हो गया, इस खेत के किनारे किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन है, उस दूसरे व्यक्ति की जमीन पर एक आम का बाग लगा हुआ है, इस वाले क्षेत्र में एक आम का बाग है, यहां पर कुछ वृक्ष हैं। मैं लिख भी दे रहा हूं, आम का बाग। यहां पर ये धान का खेत है, यहां पर धान की फसल लगी हुई है, ये हो गया धान का खेत। इस खेत के बराबर में एक छोटा सा यहां पर तालाब भी है और यहां पर मान लेते हैं कि एक सामुदायिक भूमि है, ये चारागाह है, यहां पर घास वगैरह है। अब आप देखेंगे कि एक इस क्षेत्र में कितने पारितंत्र हैं। यहाँ पर आम का पारितंत्र है, यहाँ पर धान के खेत का पारितंत्र है, यहाँ पर तालाब का जलीय पारितंत्र है और यहाँ पर चारागाह में घास का पारितंत्र है। तो इस पूरे क्षेत्र में आप लोग देखेंगे कि विभिन्न पारितंत्र हैं। तो ये जो विविधता होगी ये कही जाएगी पारितंत्रीय विविधता। इसके एक और उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में जंगल है, वन है और उस जंगल के बीच में कहीं छोटा सा खाली क्षेत्र है और उसमें खेती इत्यादि की जाती है। या मान लेते हैं उस जंगल के बीच में नहीं तो उस जंगल की सीमा पर खेत है जहाँ पर खेती की जाती है, धान गेहूँ इत्यादि की। तब आप देखेंगे कि वहाँ पर दो पारितंत्र होंगे, एक किनारे पर वन का पारितंत्र होगा और दूसरे किनारे पर या दूसरी तरफ खेतों का या फसलों का पारितंत्र होगा। तो इस प्रकार से किसी क्षेत्र में जब एक से अधिक पारितंत्र पाए जाते हैं, इस प्रकार के पारितंत्रों की जो विविधता होती है उसे पारितंत्रीय विविधता कहा जाता है। जैव विविधता का महत्व क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता कई तरीके से अपना महत्व प्रदर्शित करती है। जैव विविधता की पारिस्थितिकी भूमिका हो सकती है, आर्थिक भूमिका हो सकती है और वैज्ञानिक भूमिकाएं हो सकती हैं। आपकी इस पुस्तक में इन्हीं 3 टॉपिक्स के अंतर्गत जैव विविधता की भूमिका को समझाने का प्रयास किया गया है। जैव विविधता की पारिस्थितिक भूमिका पहले पढ़ लेते हैं फिर समझ लेंगे। जीव व प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण कर उसका संग्रहण करती हैं, कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न एवं विघटित करती हैं और पारितंत्र में जल व पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में सहायक होती हैं। और इसके अलावा प्रजातियां वायुमंडलीय गैस को स्थिर करती हैं, जलवायु को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। ये पारितंत्रीय क्रियाएं मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। पारितंत्रों में जितनी अधिक विविधता होगी, प्रजातियों के प्रतिकूल स्थितियों में भी रहने की संभावना और उनकी उत्पादकता भी उतनी ही अधिक होगी। इस पैराग्राफ में जो बातें लिखी हुई हैं उनको हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी समझा था। जब हम लोग बायो जियोकेमिकल साइकिल्स को पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने समझा था। इसके अलावा आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण देके भी मैं समझा रहा हूँ कि क्या क्या विविधताएं हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में वन क्षेत्र अधिक है तो वहाँ पर क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को वे वन अवशोषित कर लेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे।
तो इस प्रकार से उन्होंने पारतंत्रीय सेवा दे दी, जलवायु परिवर्तन को सम रखा। इसके अलावा क्या क्या लिखा है, ऊर्जा ग्रहण कर उसका संग्रहण करती हैं, कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न एवं विघटित करती हैं। पौधे या जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं सूर्य की ऊर्जा को जैव भार के रूप में या कार्बनिक ऊर्जा के रूप में बदल देते हैं, जिसका उपयोग मानव अपने भोजन के लिए करता है। पारितंत्र में जल व पोषक तत्वों के चक्रों को बनाए रखते हैं। जल व पोषक तत्वों के चक्रण के लिए हम लोगों ने जल चक्र को पढ़ा था, ऑक्सीजन चक्र को पढ़ा था, कार्बन चक्र को पढ़ा था। तो इन सब चीज़ों के चक्रण में भी जैव विविधता अपनी भूमिका निभाती है। जैव विविधता जितनी अधिक होगी, जल व पोषक तत्वों का जो चक्रण होगा वह उतना ही सुचारू रूप से संपन्न होगा। इसके अतिरिक्त प्रजातियां वायुमंडलीय गैस को स्थिर रखती हैं। अगर पेड़ पौधों की प्रजातियां नहीं होंगी, उनमें विविधता नहीं होगी या जीव जंतु ही केवल होंगे, तो जीव जंतु केवल हैं और पेड़ पौधे नहीं हैं, प्रजाति विविधता कम है, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जीव जंतु ऑक्सीजन को अंतर्ग्रहण करेंगे, CO2 छोड़ते रहेंगे। इससे क्या होगा, गैसीय असंतुलन हो जाएगा वायुमंडल में। तो जलवायु को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं, वायुमंडल की गैस को स्थिर करती हैं, और ये सभी पारितंत्रीय क्रियाएं मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। पारितंत्र में जितनी अधिक विविधता होगी, प्रजातियों के प्रतिकूल स्थितियों में भी रहने की संभावना और उनकी उत्पादकता भी उतनी ही अधिक होगी। ये बात भी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी कि पारितंत्र के स्थायित्व के लिए, पारितंत्र के संतुलन के लिए जीवों की विविधता और प्रत्येक प्रजाति के या प्रत्येक वर्ग के जीवों की संख्या का संतुलित बना रहना आवश्यक है। अगर ये संतुलन नहीं रहेगा तो वह पारितंत्र अल्टीमेटली दुष्प्रभावित होगा, असंतुलित होगा और अंततोगत्या समाप्त हो जाएगा। प्रजातियों की क्षति से तंत्र के बने रहने की क्षमता भी कम हो जाएगी। अधिक आनुवांशिक विविधता वाली प्रजातियों की तरह अधिक जैव विविधता वाले पारितंत्र में पर्यावरण के बदलावों को सहन करने की अधिक सक्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, जिस पारितंत्र में जितनी प्रकार की प्रजातियां होंगी वह पारितंत्र उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो जो पारितंत्र अधिक विविधता वाले होंगे वे पारितंत्र ज़्यादा स्टेबल होंगे, जिनमें जैव विविधता कम होगी वे पारितंत्र उतने ही कमज़ोर पारितंत्र होंगे और उनके स्थायी बने रहने की संभावना उतनी ही कम होगी। जैव विविधता की आर्थिक भूमिका, इकोनॉमिक रोल क्या क्या हो सकता है। सभी मनुष्यों के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण भाग फसलों की विविधता है, जिसे कृषि जैव विविधता भी कहा जाता है। किसी को गेहूं पसंद है, किसी को चावल पसंद है, किसी को मक्के की रोटी पसंद है तो किसी को सरसों का साग पसंद है, किसी को कोई अन्य फसल पसंद है, किसी को लगता है कि नहीं नहीं हम तो गन्ना उपजाएंगे, किसी को लगता है नहीं हम वाणिज्यिक फसल उपजा के ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये सब कुछ किस वजह से संभव हो सकता है? ये सब कुछ बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही संभव हो सकता है, क्योंकि फसलों की विविधता से मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है। जैव विविधता को संसाधनों के उन भंडारों के रूप में भी समझा जा सकता है जिनकी उपयोगिता भोज्य पदार्थ, औषधियों और सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में किया जाता है। तो जैव विविधता, जैसे मान लीजिए बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो विभिन्न प्रकार के पौधों से प्राप्त की जाती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो विभिन्न प्रकार के जीवों से प्राप्त की जाती हैं, सांपों के जहर इत्यादि से भी कई प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं, कई आयुर्वेदिक, कई होम्योपैथिक औषधियाँ ऐसी हैं जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, और बहुत सारी औषधियाँ ऐसी हैं जो विभिन्न प्रकार के पौधों से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। तो जितनी जैव विविधता अधिक होगी उतनी ही लोगों के लिए सुगमता होगी औषधियाँ इत्यादि प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा लिखा है सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन बनाने में भी विशेष प्रकार की वनस्पतियों इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। भारत में एक बाबा जी हैं, तो वो बाबा जी क्या करते हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स बेचते हैं। वो क्या कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स हर्बल प्रोडक्ट्स हैं और उनको लगाइए, उनसे आपकी त्वचा निखरी रहेगी। तो वे त्वचा निखारने के लिए
वे सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं? वनस्पतियों से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर वनस्पतियों की विविधता नहीं होगी तो वे उतने सारे सौंदर्य प्रसाधन कैसे बना पाएंगे? तो सौंदर्य प्रसाधन बनाने के लिए, औषधियाँ बनाने के लिए, खाद्य सामग्री प्राप्त करने के लिए, विभिन्न प्रकार के फल प्राप्त करने के लिए, विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए जैव विविधता आवश्यक है। खाद्य फसलें, पशु, वन संसाधन, मत्स्य और दवा संसाधन आदि कुछ ऐसे प्रमुख आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं जो मानव को जैव विविधता के फलस्वरूप ही प्राप्त होते हैं। खाद्य संसाधनों में एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। किसी को बम्बई आम पसंद है, किसी को दशहरी पसंद है। मछलियों में भी बहुत सारी वैरायटी हैं। किसी को रोहू पसंद है, किसी को हिल्सा मछली खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है, या किसी को बासमती चावल ज़्यादा अच्छा लगता है, तो किसी को बासमती चावल के अलावा कोई दूसरी वैरायटी है वह खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। इसी प्रकार से मक्का, गेहूँ इत्यादि में भी होता है। तो कहने का मतलब है इन सब चीज़ों के लिए जैव विविधता के फलस्वरूप अधिक विकल्प उपलब्ध होते हैं और इस प्रकार से जैव विविधता अपना आर्थिक महत्व सिद्ध करती है। जैव विविधता की वैज्ञानिक भूमिका, साइंटिफिक रोल क्या होता है जैव विविधता का? जैव विविधता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक प्रजाति हमें ये संकेत दे सकती है कि जीवन का आरंभ कैसे हुआ और ये भविष्य में कैसे विकसित होगा। किसी भी प्रजाति में जो उत्परिवर्तन होते हैं, उन उत्परिवर्तनों का अध्ययन करके ये विश्लेषण किया जा सकता है कि आरंभ में इस प्रजाति के सदस्य किस प्रकार के रहे होंगे, या ये भी समझा जा सकता है कि भविष्य में अगर इसी प्रकार से उत्परिवर्तन होते रहे, इवोल्यूशन होते रहे, तो आगे इस प्रजाति के सदस्य किस प्रकार के होंगे। जैसे आप लोग इतिहास में पढ़ते होंगे, साइंस में भी पढ़ते होंगे कि जो हम लोग इस समय वर्तमान समय में होमो सेपियंस हैं, वो पहले अलग प्रकार के थे। तो जो मनुष्य की जो शुरुआत हुई है वह किसी बंदर से हुई है, फिर उसके बाद निएंडरथल मानव आए, या रामाफिथेकस आए, या कोई मनुष्य की अन्य प्रजाति आई। इस प्रकार से मनुष्य विकसित होता हुआ वर्तमान समय में होमो सेपियंस के रूप में आया है। ये जो इवोल्यूशन है ये लगातार आगे भी चलता रहेगा। हो सकता है आगे आने वाले 1 लाख साल के बाद जो मनुष्य है वह उत्परिवर्तित होकर किसी अन्य प्रकार के मनुष्य में बदल जाए। तो इन सब चीज़ों का जो अध्ययन होता है वह भी किसी प्रजाति के माध्यम से ही किया जाता है। तो किसी भी प्रजाति के सदस्यों के द्वारा किसी प्रजाति की उत्पत्ति को, उसके उत्परिवर्तन को, या उसकी अन्य वैज्ञानिक भूमिकाओं को समझा जा सकता है। जीवन कैसे चलता है और पारितंत्र जिसमें हम भी एक प्रजाति हैं, उसे बनाए रखने में प्रत्येक प्रजाति की क्या भूमिका है, इन्हें हम जैव विविधता से ही समझ सकते हैं। जैव विविधता का ह्रास, पहले हम जैव विविधता का ह्रास समझ लेते हैं। वर्तमान समय में जैव विविधता का ह्रास एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, और जैव विविधता का जो ह्रास है वह कई कारणों से हो रहा है। कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं, लेकिन कुछ मानवीय कारण भी हैं जिनके चलते जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। प्राकृतिक कारणों से अगर जैव विविधता का ह्रास होता है तो प्रकृति में इतनी शक्ति है कि प्रकृति उन्हें स्वतः समायोजित कर लेती है। अगर प्राकृतिक कारणों से कोई नकारात्मक प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है तो प्रकृति उसको स्वतः संतुलित करने की क्षमता रखती है। लेकिन जब मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप जब प्राकृतिक तंत्र में, जब नेचुरल सिस्टम में हस्तक्षेप किया जाता है तो प्रकृति उसे स्वतः समायोजित नहीं हो पाती और प्रकृति का जो तंत्र है वह असंतुलित हो जाता है। तो वर्तमान समय में कुछ ऐसे प्राकृतिक और कुछ ऐसे मानवीय कारक हैं जिनकी वजह से जैव विविधता का विनाश हो रहा है। प्राकृतिक कारणों की अगर बात करें तो बाढ़ हो गई, सूखा हो गया, जंगल में लगने वाली आग हो गई, ज्वालामुखी उद्गार हो गया। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनकी वजह से जैव विविधता का विनाश होता है। लेकिन इन घटनाओं से जो जैव विविधता का विनाश होता है, प्रकृति उसे कुछ ही समय में पुनः समायोजित कर लेती है। जैव विविधता के विनाश के लिए जो मानवीय कारण उत्तरदायी हैं वे अधिक घातक हैं। मानवीय कारणों में क्या क्या हो सकता है, जैसे जनसंख्या वृद्धि का बढ़ना। अब आप समझिए, पृथ्वी एक ग्रह है और वर्तमान समय में जो पृथ्वी पर जनसंख्या है वह 8
अरब के आसपास होने वाली है और पृथ्वी पर जो संसाधन हैं वे सीमित हैं। इसका मतलब है कि जनसंख्या हर साल बढ़ती जा रही है और जो संसाधन हैं वे सीमित हैं। तो बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है और संसाधनों पर दबाव बढ़ने से क्या हो रहा है कि जैव विविधता का विनाश हो रहा है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या की या बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उनकी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उनकी जल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उनके वस्त्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों का विनाश किया जा रहा है। वनों का विनाश करके वनों की जगह पर खेती की जा रही है। वनों का जब विनाश होता है तो केवल वृक्ष ही नहीं काटे जाते हैं, बल्कि पूरा पारितंत्र नष्ट हो जाता है। जैसे किसी क्षेत्र में मान लीजिए पहले वन था, वन है, वहाँ पर जंगल है तो वहाँ अन्य प्रकार की झाड़ियाँ वनस्पतियाँ होंगी, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी होंगे। लेकिन जब आप उस क्षेत्र की वनस्पति को नष्ट कर देते हैं, जब उस क्षेत्र के वृक्षों को काट देते हैं, तो उस क्षेत्र के जो जीव जंतु होते हैं वे या तो किसी अन्य क्षेत्र की तरफ पलायन कर जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। तो वनस्पतियों को नष्ट करने से या वनों को नष्ट करने से और उसे औद्योगिक क्षेत्रों में बदलने से या खेती के लिए कृषि भूमि में बदलने से वहाँ पर जैव विविधता का विनाश होता है। इससे एक और प्रभाव पड़ता है कि जब आप किसी क्षेत्र में वनों का विनाश करते हैं, उससे उस क्षेत्र में रहने वाली जो जीव जंतु इत्यादि होते हैं उनके आवासों का विखंडन होता है। उनके आवासों का विखंडन हो जाएगा तो वे जीव जंतु स्वतः नष्ट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोयल है, वह किसी पेड़ पर अपना घोंसला बना के रहती है, या बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो पेड़ पर घोंसला बना के रहते हैं। आपने उस पेड़ को ही काट दिया। जब पेड़ को काट देंगे तो वे पक्षी स्वतः नष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए आवासों के विखंडन से भी जैव विविधता का विनाश हो रहा है और आवासों का विखंडन जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप हो रहा है। इसके अलावा वर्तमान समय में बहुत सारी ऐसी मानवीय गतिविधियां हो रही हैं जिनके चलते विभिन्न प्रकार के प्रदूषण बढ़ रहे हैं। जल प्रदूषण हो रहा है, मृदा प्रदूषण हो रहा है, इसके अलावा बहुत सारे रेडियोधर्मी प्रदूषण हो रहे हैं। इन सब चीज़ों के चलते जो उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जीव जंतु, वनस्पतियाँ इत्यादि हैं, वे उस प्रदूषण से प्रभावित होती हैं और अंततोगत्वा अल्टीमेटली नष्ट हो जाती हैं। तो प्रदूषण भी जैव विविधता के नष्ट होने का एक बड़ा कारण है। कृषि क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत अधिक मात्रा में हानिकारक कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है। तो कीटनाशकों का स्प्रे करके फसल तो आपने उपजा ली, लेकिन जैव विविधता का आपने नाश कर दिया, क्योंकि उस क्षेत्र में जो कीट थे, आपने कीटनाशक का स्प्रे करके उन सब कीटों को नष्ट कर दिया। और किसी भी पारितंत्र में एक वर्ग के जीवों के नष्ट होने से उस क्षेत्र के पारितंत्रों की संपूर्ण जैव विविधता प्रभावित होती है। तो कीटनाशकों के प्रयोग से, अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भी जैव विविधता का विनाश हो रहा है। इसके अलावा विदेशज प्रजातियां कुछ क्षेत्रों में लाई गई हैं। कुछ ऐसी विदेशज प्रजातियां हैं जो भारत के लिए नई हैं। जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो किसी क्षेत्र में मान लीजिए पहले स्थानिक प्रजातियां उगती थीं, उस क्षेत्र में पहले से कहीं स्थानिक प्रजातियां या उस क्षेत्र विशेष में पहले से ही उगने वाली प्रजातियां उगती थीं। आपने क्या किया, उस क्षेत्र में विदेशों से लाई गई या किसी बाहरी क्षेत्र से लाई गई कोई प्रजाति रोपित कर दी और वह प्रजाति तेजी से उस क्षेत्र को ऑक्युपाई कर लेगी। इसका एक जीवंत उदाहरण जो मैंने पिछली क्लास में भी दिया था, लैंटाना कैमारा का है। लैंटाना कैमारा एक प्रकार की वनस्पति है। वह वनस्पति बहुत कम समय में बहुत तेजी से विकसित होती है। तो उस लैंटाना कैमारा की वजह से जो स्थानिक जो वनस्पतियां होती हैं वे नष्ट हो जाती हैं। जैसे किसी क्षेत्र में आपने लैंटाना कैमारा के 2, 4, 5 पैचेस डाल दिए और उस लैंटाना कैमारा में ये क्षमता होती है कि वह बहुत कम समय में बहुत तेज़ी से फैलती है। तो वह क्या करेगी, बहुत कम समय में बहुत तेज़ी से फैल के और पूरे क्षेत्र को अपने आवरण में ले लेगी, उस पूरे क्षेत्र में फैल जाएगी। इससे क्या होगा कि जो स्थानिक वनस्पतियां थीं और जो स्थानिक जैव विविधता थी, वह स्थानिक जैव विविधता नष्ट हो जाएगी।
इसके अलावा भी कई ऐसे मानवीय कारक हैं। शिकार करने के लिए लोग जाते हैं। अभी भी वर्तमान समय में लोगों का ये शौक है कि शौक में ही किसी प्राणी की जान ले रहे हैं। तो अभी भी वर्तमान समय में भी कुछ क्षेत्रों में शिकार किया जाता है, अवैध शिकार। कुछ मनोरंजन के लिए करते हैं और कुछ शिकार किए जाते हैं इसलिए ताकि उनसे कुछ औषधियाँ वगैरह प्राप्त की जा सकें। कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा मांग होती है, क्योंकि उनसे कुछ औषधियाँ, कुछ दवाइयाँ प्राप्त होती हैं, या उनके किसी विशेष, उनके शरीर के किसी विशेष भाग का किसी अन्य कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस वजह से भी जानवरों का शिकार किया जाता है। तो इस अवैध शिकार की वजह से भी जैव विविधता में हानि हो रही है या नष्ट हो रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा का उद्देश्य ये है कि विभिन्न प्राकृतिक और मानवीय कारणों के चलते वर्तमान समय में जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, जैव विविधता नष्ट हो रही है, और जैव विविधता के नष्ट होने में मानवीय कारण अधिक प्रभावी हैं। जैव विविधता के ह्रास के अंतर्गत आपके इस चैप्टर में 2-3 जानकारी दी गई हैं। वह जानकारी अधूरी है, जैसे संकटापन्न प्रजातियों के बारे में जानकारी दी गई है, 1-2 जानकारियां और दी गई हैं। मैंने यहाँ पर एक IUCN की एक लिस्ट ली गई है। इस लिस्ट को मैंने एक बार आपको पहले भी दिखाया था जब हम 10th क्लास के NCERT पढ़ रहे थे। IUCN एक संस्था है, IUCN। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। ये एक रेड लिस्ट पब्लिश करती है, रेड लिस्ट। हिंदी में से कुछ जगह लाल सूची लिख दिया जाता है, तो लाल सूची लिखने से बेहतर है कि आप लोग रेड लिस्ट ही याद रखिएगा। IUCN के द्वारा विभिन्न पौधों, विभिन्न जीव जंतुओं और उनके खतरे या उनके संरक्षण के आधार पर उनको 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और ये जो रेड लिस्ट है, इस रेड लिस्ट में ही ये 9 कैटेगरीज हैं। तो विश्व भर के विभिन्न पौधों, वनस्पतियों, जीव जंतुओं, सूक्ष्म जीवों इत्यादि की विभिन्न प्रजातियों को इस रेड लिस्ट में 9 कैटेगरीज में रखा जाता है। इन 9 कैटेगरीज में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं देखेंगे। पहला, नॉट इवेल्युएटेड। इसका मतलब है कि कुछ स्पीसीज अभी भी ऐसी हैं जिनका मूल्यांकन नहीं किया जा सका है। कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनकी खोज भी नहीं की जा सकी है, क्योंकि जीवन वायुमंडल में भी है, स्थल मंडल में भी है, स्थल के निचले कुछ भागों तक भी है, भूमिगत रूप से भी कुछ जीवाणु, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया इत्यादि रहते हैं, समुद्र के निचले भागों में भी जीवन है। तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी अभी प्राप्त ही नहीं हुई है। नॉट इवेल्युएटेड, उनका मूल्यांकन नहीं हुआ है। डेटा डेफिशिएंट, मूल्यांकन हुआ है लेकिन डेटा आधा अधूरा है, कंप्लीट जानकारी नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं इवेल्युएटेड में, आप देखेंगे लीस्ट कंसर्न। इसका मतलब है इस वर्ग में ऐसी प्रजातियों को रखा गया है कि जिनको खतरा कम है, लीस्ट कंसर्न, अभी ज़्यादा चिंता नहीं है। उसके बाद आती हैं, इसके बाद इस कैटेगरी से आगे बढ़ेंगे नियर थ्रेटन्ड, या निकट भविष्य में वे संकटग्रस्त हो सकती हैं। अगर उनका संरक्षण नहीं किया गया तो वे निकट भविष्य में या आने वाले समय में वे संकटग्रस्त हो सकती हैं। उनको नियर थ्रेटन्ड में रखा गया है। इसके आगे वल्नरेबल, सुवेद्य प्रजातियां, या जो संरक्षण अगर उनका नहीं किया गया तो वे जल्द ही विलुप्त हो सकती हैं, या वे अन्य प्राकृतिक मानवीय खतरों के प्रति सुवेद्य हैं, उनको वल्नरेबल वर्ग में रखा गया है। उसके आगे जैसे ही बढ़ेंगे एंडेंजर्ड, संकटग्रस्त। कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो संकटग्रस्त की श्रेणी में हैं, उनमें वर्तमान समय में संकट छाया हुआ है, तो उन प्रजातियों को एंडेंजर्ड में रखा जाता है। एंडेंजर्ड से भी अधिक घातक परिस्थिति में रहने वाली प्रजातियां हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड, गंभीर रूप से संकटग्रस्त, कि विलुप्त होने के कगार पे ही हैं। इसके आगे एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो उनके मूल स्थान या जो उनके वन क्षेत्र थे वे उन क्षेत्रों में नहीं मिली हैं। वन क्षेत्रों में वे पूरी तरह से विलुप्त हो गई हैं, लेकिन उनके उस प्रजाति के कुछ सदस्यों को कुछ ऐसे बॉटैनिकल गार्डन हैं, कुछ ऐसे जूलॉजिकल पार्क हैं, उनमें रख कर और उनका संरक्षण किया जा रहा है। और उसके आगे है एक्सटिंक्ट, या ऐसी प्रजातियां जो पृथ्वी से पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं। बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो अतीत में
या प्राचीन काल में या वर्तमान समय से कुछ समय पहले तक पृथ्वी पर अस्तित्व में थीं, लेकिन उन पर इतना अधिक संकट हुआ कि उस प्रजाति के सभी सदस्य मारे गए। अब वर्तमान समय में कोई भी उस प्रजाति का सदस्य पृथ्वी पर जीवित नहीं है। ऐसी प्रजातियों को एक्सटिंक्ट या पूरी तरह से विलुप्त की श्रेणी में रखा जाता है। तो इन 9 कैटेगरीज में देखेंगे कि अगर 2 इन कैटेगरीज को छोड़ दें, नॉट इवेल्युएटेड और डेटा डेफिशिएंट, इसके बाद जितने भी जीव जंतु या प्रजातियां हैं, जैसे जैसे इस तरफ के लिए बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे रिस्क या संकट या जोखिम उनके जीवन के लिए बढ़ता जाएगा। इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, लीस्ट कंसर्न से ज़्यादा संकट नियर थ्रेटेंड को है, नियर थ्रेटेंड से ज़्यादा संकट वल्नरेबल या सुभेद्य प्रजातियों को है, सुभेद्य प्रजातियों से ज़्यादा संकट इंडेंजर्ड को है, इंडेंजर्ड से ज़्यादा संकट क्रिटिकली इंडेंजर्ड को है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड से ज़्यादा संकट एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड में है, और एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड से आगे एक्सटिंक्ट, पृथ्वी से पूरी तरीके से विलुप्त हो गई हैं कुछ प्रजातियां। तो ये जो रेड लिस्ट है ये IUCN के द्वारा पब्लिश की जाती है, और IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। जैव विविधता का संरक्षण, अगला टॉपिक है जैव विविधता का संरक्षण। पहले तो ये समझ लेते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है। जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है, उसके लिए आपने इस अध्याय में पहले ही पढ़ लिया है कि जैव विविधता की पारिस्थितिकी भूमिका होती है। पारितंत्र की स्थिरता जैव विविधता के ही चलते होती है। अगर जैव विविधता नष्ट होगी तो पारितंत्र नष्ट हो जाएगा। पारितंत्र में मनुष्य भी शामिल है, मनुष्य के लिए भी या मनुष्य के अस्तित्व के लिए भी संकट आ जाएगा। किसी भी पारितंत्र में अगर एक प्रजाति का जीवन संकट में आता है तो पूरा पारितंत्र खतरे में आ जाता है, और अगर पूरा पारितंत्र खतरे में आएगा तो अल्टीमेटली मनुष्य के अस्तित्व पर भी संकट आ सकता है। विभिन्न प्रकार के जो आपको उत्पाद प्राप्त होते हैं वे सब जैव विविधता से प्राप्त होते हैं। खाद्यान्न प्राप्त होते हैं, फल फ्रूट औषधियाँ प्राप्त होती हैं, सौंदर्य प्रसाधन प्राप्त होते हैं, वे सब जैव विविधता के चलते प्राप्त होते हैं। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए या अन्य पारिस्थितिकी भूमिकाओं के लिए जैव विविधता के महत्व को आपने पहले ही पढ़ लिया, तो आप लोग ये जानते हैं कि इन सब चीज़ों के लिए जैव विविधता का होना आवश्यक है। तो जैव विविधता जितनी अधिक होगी किसी पारितंत्र में, वह पारितंत्र उतना ही अधिक स्थायी होगा। इसका मतलब है कि जैव विविधता जितनी अधिक बनी रहेगी, पारितंत्र उतना ही अधिक स्थायी बना रहेगा, और पारितंत्र स्थायी बना रहेगा तो पृथ्वी पर पारिस्थितिकीय संतुलन की स्थिति बनी रहेगी। अगर पारितंत्र जैव विविधता का विनाश होता है और पारितंत्र में किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो उसका अल्टीमेटली प्रभाव मनुष्य पर भी पड़ेगा। तो इसलिए जैव विविधता का संरक्षण मनुष्य के लिए जरूरी है। जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, हालांकि ये एक विस्तृत विषय है जिसका आपके इस अध्याय में चर्चा नहीं की गई है। विस्तृत रूप से संक्षेप में कुछ चर्चाएं की गई हैं। मैंने आप लोगों को एक कमिटमेंट किया था कि मैं एक एनवायरनमेंट पे स्पेशल क्लास लूँगा जब आपकी 12th क्लास की NCERT खत्म हो जाएंगी। उस समय हम जैव विविधता के संरक्षण के बारे में और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके चैप्टर में 2-4 बातें ही लिखी गई हैं कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए कुछ ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जिससे जीवों की विविधता संरक्षित रहे। सबसे पहला है कि पर्यावरण अनुकूल व्यवहार अपनाना। मनुष्य को किसी भी क्षेत्र में ऐसे प्रैक्टिसेस को, ऐसे अभ्यासों को बढ़ावा देना चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हों। प्रदूषण ना फैलाए, कीटनाशकों का प्रयोग इतना अधिक ना करे कि पारितंत्र खतरे में आ जाए, रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग करें, प्रदूषण कम करें, अवैध शिकार ना करे, जीव जंतुओं को ना मारे, या जब तक ज़रूरत ना हो तब तक आवासों का या जो प्राकृतिक वन्य जीव हैं उनके आवासों का विखंडन ना करे। तो ऐसे तमाम तरीके के अभ्यास हैं जिनको अपनाकर मनुष्य पर्यावरण अनुकूल व्यवहार कर सकता है, इससे पर्यावरण संरक्षित रहेगा। दूसरी चीज़ है कि विकास प्रक्रियाएं इस तरीके से समायोजित होनी चाहिए कि वे जो संसाधन हम लोग वर्तमान समय में इस्तेमाल कर रहे हैं वे वर्तमान पीढ़ी के लिए ही केवल ना बचें,
बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी शेष रहें। किसी भी संसाधन की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे मान लीजिए फॉसिल फ्यूल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वन संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, भूमि मृदा संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, तो विकास की प्रक्रियाएं इस प्रकार से नियोजित की जानी चाहिए, इस प्रकार से प्लान की जानी चाहिए और इस प्रकार से समायोजित की जानी चाहिए कि सतत पोषणीय अवधारणा को बल मिले और जो संसाधन वर्तमान समय में प्रयोग किए जा रहे हैं उनको इस तरीके से विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करना ताकि वर्तमान पीढ़ी की भी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और वे भविष्य के लिए भी सुरक्षित रहें, भविष्य में भी आने वाली पीढ़ियां भी उनका इस्तेमाल कर पाएं। ये भी एक तरीका हो सकता है जिससे जैव विविधता का संरक्षण किया जा सकता है। इसके अलावा एक अन्य बिंदु पर चर्चा की गई है कि स्थानीय स्तर पर एक बात और समझने वाली है कि जैव विविधता किसी एक व्यक्ति के प्रयासों से जैव विविधता का संरक्षण नहीं हो सकता, किसी एक व्यक्ति के प्रयासों से नहीं हो सकता, किसी एक गांव के लोगों के प्रयासों से नहीं हो सकता, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक जैव विविधता का संरक्षण नहीं हो पाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। ऐसी प्रक्रियाओं का, ऐसे प्रयासों ऐसे प्रयासों के बारे में जागरूकता फैलाई जानी चाहिए जिससे जैव विविधता का संरक्षण बढ़े और स्थानीय स्तर पर लोगों को जैव विविधता के संरक्षण के प्रयासों में शामिल करने के लिए संरचनात्मक उपाय किए जाने चाहिए। जैव विविधता संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर कुछ कम्युनिटी बनाई जानी चाहिए। अंतिम जो लोग हैं या अंतिम पायदान पर जो लोग हैं, जो रिमोट एरियाज में लोग हैं, उनकी भी सहभागिता प्राप्त करने के लिए स्थानीय स्तर पर संरचनात्मक संस्थाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। इसमें सरकारों का भी योगदान हो, इसके अलावा स्वयंसेवी संस्थाओं का भी योगदान हो और इसके अलावा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का योगदान हो, जिससे कि जैव विविधता का सामूहिक रूप से संरक्षण किया जा सके। तो इन सब प्रयासों की और इन सब उपायों की जैव विविधता संरक्षण के लिए आपकी क्लास में चर्चा की गई है। इसके बाद आपके इस अध्याय में पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हुआ था। ये 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। इसी को अर्थ समिट भी कहा जाता है, अर्थ समिट। इसका ऑफिशियल नाम तो यही था जो आप लोग पढ़ रहे हैं, द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। ये 1992 में हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ये पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन था और इस सम्मेलन के बाद में यूनाइटेड नेशंस ने बहुत सारे कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था, जैसे UNFCCC, जलवायु परिवर्तन के लिए जो UNFCCC संस्था का गठन हुआ है वह भी इस सम्मेलन के बाद हुआ था। UNCBD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए जिस यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था वह भी इस अर्थ समिट के बाद ही हुआ था। तो इस अर्थ समिट में या यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण के बारे में कई उपाय अपनाने पर चर्चा की गई थी और इसमें विश्व के टॉप लीडर्स जो थे वो शामिल हुए थे। अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए जैव विविधता सम्मेलन या अर्थ समिट में लिए गए संकल्पों का भारत अन्य 155 देशों सहित हस्ताक्षरी है। भारत भी उसका सिग्नेचरी है। विश्व संरक्षण कार्य योजना में जैव विविधता संरक्षण के निम्न तरीके सुझाए गए हैं। अब जैव विविधता संरक्षण के लिए इस अर्थ समिट में क्या क्या उपाय सुझाए गए थे उनकी चर्चा की गई है। संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजनाएं व प्रबंधन अपेक्षित हैं। खाद्यान्नों की किस्में, चारे संबंधी पौधों की किस्में, इमारती लकड़ी के पेड़, पशुधन, जंतु व उनकी वन्य प्रजातियों की किस्मों को संरक्षित करना चाहिए। प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवास को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। प्रजातियों के पलने बढ़ने तथा विकसित होने के स्थान सुरक्षित व संरक्षित हों। वन्य जीवों व पौधों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप हो।
इन सब चीज़ों को सुझाया गया था कि इन सब प्रयासों को अपनाकर जैव विविधता का संरक्षण किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा भी जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई प्रयास किए गए हैं। भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने, संरक्षित करने और विस्तार करने के लिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पारित किया है, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क, पशु विहार या सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव अभयारण्य इत्यादि घोषित किए गए हैं, स्थापित किए गए तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व इत्यादि घोषित किए गए। तो भारत में भी जैव विविधता संरक्षण के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं, जिनमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया गया 1972 में। इसके अलावा कई विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं उनके संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं। जो संकटापन्न जो जीव हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार की विशेष योजनाएं, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसी परियोजनाएं चलाई गई हैं। इसके अलावा नेशनल पार्क स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व इत्यादि स्थापित किए गए हैं और बहुत सारे उपाय किए गए हैं। और यहाँ पर आपकी पुस्तक में उन सब उपायों की बहुत ज़्यादा विस्तृत चर्चा नहीं की गई है, लेकिन जैसा ही कि मैंने पहले भी कहा है कि जो पर्यावरण से संबंधित क्लास होगी उसमें इन सब चीज़ों के बारे में मैं विस्तृत जानकारी आपको एक एक्स्ट्रा क्लास के रूप में दूंगा। और मैंने आप लोगों के लिए एक पीडीएफ अपलोड करवाया था, वो पीडीएफ आप लोगों को मिल गया होगा, जिसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो टाइगर रिजर्व्स हैं या बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं या जो वेटलैंड्स हैं, उन सब की जानकारी दी हुई थी। तो मुझे उम्मीद है कि वो पीडीएफ आप लोगों को मिल गया होगा। अगली जानकारी महाविविधता केंद्र, मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स के बारे में दी गई है। वह देश जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित हैं, उनमें संसार की सर्वाधिक प्रजातीय विविधता पाई जाती है, उन्हें महाविविधता केंद्र कहा जाता है। इन देशों की संख्या 17 है और उनके नाम हैं। अब यहाँ पर उनके नाम दिए गए हैं जो आपको याद ही करने हैं। मेगा डाइवर्सिटी जो कंट्रीज हैं उनकी संख्या 17 है। मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, वेनेजुएला तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। ये सारे एरिया जो नाम यहाँ पर दिए गए हैं ये याद ही करने हैं। इनको आप लोग मानचित्र पर भी देख सकते हैं। मानचित्र पर अभ्यास कर लेंगे इन सब देशों को तो फिर याद रखना इनको आसान हो जाएगा। अगली जानकारी जैव विविधता हॉट स्पॉट के बारे में दी गई है। पहली जानकारी जो थी वह मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स के बारे में थी। अब जो जानकारी दी गई है वह बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के बारे में दी गई है। ऐसे क्षेत्र जो अधिक संकट में हैं उनमें संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए IUCN ने, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN ने जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया है। हॉट स्पॉट उनकी वनस्पति के आधार पर परिभाषित किए गए हैं। पादप महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ही किसी पारितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। तो वर्तमान समय में जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं उनकी जानकारी मैंने इस वाले लिंक से ली है। जिन वेबसाइट के अंत में .nic.in लिखा होता है, .gov.in लिखा होता है, वो भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट्स होती हैं। तो ये जो वेबसाइट है BSIENVIS.nic.in, ये भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है और इस वेबसाइट से मैंने जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं उनकी एक कंप्लीट जानकारी ली है। 2 टेबल में जानकारी आई है। वर्तमान समय में 36 ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पूरे विश्व भर में है, तो उनकी जानकारी मैंने यहां पर ले ली है। ट्रॉपिकल एंडीज, टम्स, चोको, मैगडलेना साउथ अमेरिका में, इधर उनकी लोकेशन दी गई है, उधर उसका नाम दिया गया है। तो 18 इधर दिए गए हैं और 18 इधर दिए गए हैं, तो 36 टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। उनकी लिस्ट भी मैंने यहाँ पर ले ली है और लिस्ट लेने के साथ साथ इन हॉटस्पॉट्स की लोकेशन के लिए मैंने मैप भी ले लिया है। तो जहाँ जहाँ पर आप लोग कलर से देख रहे हैं ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के एरिया है। तो आप लोग क्या करिएगा, ये सारे नाम आप लोग याद कर लीजिएगा।
मानचित्र पर अगर इन सबकी अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें इनसे संबंधित प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये जो 18 इधर नाम दिए गए हैं और 18 इधर जो नाम दिए गए हैं, इनको याद कर लीजिएगा और वो किस क्षेत्र में है उसको याद कर लीजिएगा, उससे काम चल जाएगा। ये जानकारी आपको यहाँ से पीडीएफ जब अपलोड की जाएगी तब भी मिल जाएगी। अदरवाइज इस वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा। मैं लिंक क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं फिर से हट जा रहा हूँ, आप लोग इस लिंक को नोट कर लीजिएगा। या फिर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड आप जब करेंगे गूगल, और उसके बाद अगर ये कहीं लिंक मिलता है या सरकारी किसी अन्य वेबसाइट पर भी जानकारी मिलती है, वहाँ से जानकारी भी ले सकते हैं, और ये याद करने वाली ही जानकारी है। इंडियाज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन ब्रीफ। अब यहां पर जो 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, इनमें से 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऐसे हैं जो भारत में है। एक क्षेत्र है हिमालय का क्षेत्र, ये जो आप लोग एरिया देख रहे हैं। दूसरा क्षेत्र है इंडो बर्मा क्षेत्र। ये वाला जो एरिया है, ये है तो हिमालय का ही क्षेत्र, लेकिन ये इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है। कहीं ना कहीं लिखा होगा इरा इंडो बर्मा, आप लोग देख रहे होंगे इसे, इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वे इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के एक भाग के रूप में हैं। इसके अलावा सुंडालैंड, भारत का जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये सुंडालैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का एक भाग है। तो कितने हो गए, एक ये हो गया हिमालय का क्षेत्र, दूसरा ये हो गया भारत के उत्तर पूर्वी राज्य जो कि इंडो बर्मा हॉटस्पॉट का भाग है, तीसरा ये हो गया जो कि सुंडालैंड का भाग है, और चौथा ये हो गया वेस्टर्न घाट का भाग जो कि श्रीलंका के साथ में चौथा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और इनकी लोकेशन भी मैंने आप लोगों को मानचित्र पर दिखा दी है। तो जो 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, उनमें से 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के भाग भारत में भी पाए जाते हैं। इसके बारे में आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा। एक हिमालय का, दूसरा उत्तर पूर्वी राज्य जो कि इंडो बर्मा का, तीसरा सुंडालैंड का भाग है, और चौथा वेस्टर्न घाट का भाग है जो श्रीलंका के साथ एक पूरा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इसमें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भारत के जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं उनकी जानकारी। एक तो ये रहा हिमालय का रीजन, दूसरा ये रहा इंडो बर्मा, तीसरा ये रहा सुंडालैंड, एक चौथा ये रहा। अब आप लोग इनको पढ़िए, वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। एक वेस्टर्न घाट और श्रीलंका के साथ ये पूरा एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो इसमें भारत का पश्चिमी घाट शामिल है। हिमालय का क्षेत्र, इंडो बर्मा में भारत का उत्तर पूर्वी राज्य आता है, और जो चौथा है वह है सुंडालैंड का क्षेत्र, जिसमें साउथ एशिया में, जिसमें इंडोनेशिया का भी कुछ भाग शामिल है, और भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र शामिल है। ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भारत में है। और इसके साथ, इतनी सारी जानकारी के साथ आज की ये क्लास समाप्त होती है। ये क्लास थोड़ी छोटी क्लास थी, और इस अध्याय के अध्ययन के साथ में ही कक्षा 11 की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत नाम की एनसीईआरटी समाप्त होती है। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे और कक्षा 12 की जो भारत लोक और अर्थव्यवस्था नाम की एनसीईआरटी है उसका अध्ययन शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।